हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट में जो बिल से एक्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। एक बार के लिए मैं अगर आप लोगों को सबको रिकॉल करवा दूं तो बात हम लोग कर रहे थे ऑर्डिनरी बिल्स की। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि इसमें से ना अगर हमें स्टेजेस बाय स्टेजेस, स्टेप बाय स्टेप अगर गुजर कर बिल को एक्ट बनाना है तो हमें 5 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। 5 स्टेजेस होती हैं इसकी। तो पहले हमने बात करी थी फर्स्ट रीडिंग की, फिर हमने उसके अंदर 2 तरह के बिल्स देखे। पब्लिक बिल, वो बिल जो कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है तो इसलिए हम उनके प्रतिनिधि को पार्लियामेंट्री लेवल पर कहेंगे सांसद, यानी कि एमपी, ठीक है। लेकिन अब कुछ एमपी ऐसे भी होते हैं, जनता के प्रतिनिधि तो सारे ही एमपी हैं, लेकिन कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जनता के जो जाके सरकार के अंदर जाके मंत्री बन गए हैं। और वो मंत्री जो वो मिनिस्टर्स अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे पब्लिक बिल। और जनता के नॉर्मल प्रतिनिधि, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बस वो रूलिंग पार्टी के बंदे नहीं हैं और वो मिनिस्टर्स नहीं बने हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स। अगर जब वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर, उनको हम लोग कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। फिर बिल पास होता है सेकेंड रीडिंग से। यहाँ पर डिटेल में स्क्रूटिनी होती है बिल की, स्क्रूटिनाइज करा जाता है बिल को, डिटेल में इसके ऊपर चर्चा होती है। फर्स्ट रीडिंग में जनरल इंट्रोडक्शन होता है, फिर इसके अंदर कुछ स्टेजेस होती है जैसे जनरल डिस्कशन, एक कमेटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज। फिर हमने थर्ड रीडिंग के ऊपर बात करी थी, तो श्रेया इसके अंदर हमने देखा था ना कि क्लॉज बाय क्लॉज, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर होने के बावजूद भी अगर आपने उसके अंदर 150 पॉइंट मेंशन कर रखे हो बिल के अंदर, तो वो 150 के 150 हाउस को मंजूर हो। याद है ना, उस दिन जो भी मॉर्निंग क्लास में था उसको पता होगा ये वाली चीज़, है ना। हो सकता है कि सारी बातों पे सहमति ना हो पाए पूरे हाउस की, तो बिल जो है वो किसी अमेंडेड वे में दिखे हमें, ठीक है। जो ओरिजिनली पॉइंट्स जिस एमपी ने डाल रखे थे या मिनिस्टर्स ने डाल रखे थे, डिपेंडिंग ऑन द कि वो बिल पब्लिक बिल था या प्राइवेट बिल था। हो सकता है उसका जो नेचर हो, बिल का टॉपिक वही हो श्रेया, लेकिन हो सकता है उसका नेचर जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस जो कि उस बिल के अंदर या उस जब वो बिल एक्ट बनेगा जो उस एमपी ने सोच रखे हो ऐसा करके, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया हो, नए नए पॉइंट्स ऐड हो गए हों, पुराने कुछ पॉइंट्स रिमूव हो गए जो ओरिजिनली प्रपोज करे गए थे। और ये भी हो सकता है कि ओरिजिनल जो भी प्रपोज करा गया था उस मिनिस्टर या एमपी के द्वारा वो चीज़ें बरकरार हों और हाउस को पसंद आए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या बैठती हैं, सर्कमस्टांसेस क्या बैठते हैं। अब जब बिल एक हाउस से पास हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग श्रेया, मैंने आपसे केस स्टडी मांगी थी तो आपने यही कहा था ना कि हम ऐसा लेकर चलते हैं कि बिल कौन से हाउस में आप पास करवाना चाहोगे। मैंने पूछा था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो आपने बोला था लोकसभा के अंदर, है ना। अब हम इसको बिल को कहाँ भेजेंगे श्रेया, इतना कुछ करने के बाद? प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं ना, रहने दो दूसरा हाउस, टाइम लगेगा। क्यों? जब मुझे पता ही है पास हो जाएगा फिर क्या करना भेज के? नहीं, अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा, मुझे पता है, नहीं भेजना चाह रहा, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ मैं तो देश के लिए, स्किप कर दे श्रेया? क्यों? प्रोसीजर है, यस प्रोसीजर है। श्रेया देती है, देखो पता है ना, वेल मैनर्ड आंसर। तुम होते तुम कहते थे पागल हो गए हो क्या, ये तो जाना ही है यहाँ से, है ना। इन द सेकेंड हाउस ऑल्सो बिल पासिस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस। कौन कौन सी 3 स्टेजेस है, ज़रा आप में से कोई नाम बताएगा मुझे? एक तो फर्स्ट रीडिंग सिंपली, सेकेंड रीडिंग, एंड उसके बाद थर्ड रीडिंग, जिसके अंदर हमने कुछ स्टेजेस जो थी सेकेंड रीडिंग के अंदर वो भी इंक्लूड करेंगे हम लोग इसके अंदर, लाइक स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, यहाँ पर ये सब कुछ जाता है, ठीक है। अब ना जब सेकेंड हाउस में जो बिल गया है उसके पास ना, मैं मार्क कर देता हूँ ज़रा इसको, 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। और सेकेंड हाउस हमारे केस में कौन सा निकल कर आया? राज्यसभा। राज्यसभा के पास प्रधान्य ना 4 ऑप्शंस होंगे जब उसके पास ये बिल आया। जैसे कि फर्स्ट हाउस ने वो बिल उसको सेंड करा था, वो पास कर दे उसको। अब अर्पित यहाँ पर ये मतलब इस चीज़ का कि उस बिल के अंदर मान लो 125 बातें लिख रखी थी, दूसरे हाउस ने देखा हाँ यार ठीक ही है, उनको किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई,
तो कुछ भी अमेंडमेंट प्रपोज करे हुए कि इसको चेंज कर दो, प्रोविजन नंबर श्रेया 3 को निकाल कर 3 का जो टेक्स्ट है वो ऐसे कर दो, 9 को हटा दो, 9 की जगह ये जो हम 9A डाल रहे हैं इसके अंदर ये डाल दो। सेकंड हाउस ने कोई भी ड्रामेबाजी या नौटंकी ना करते हुए आराम से, जैसे कि पहले हाउस ने जो उसको बिल भेजा था ओरिजिनली, फॉर एग्जांपल 125 प्रोविजन जो उसके अंदर थी, उसने सारी की सारी उसको एक्सेप्ट कर ली, उसको कोई आपत्ति लगी नहीं और उसने पास कर दिया। ये बना केस नंबर 1। पहली सिचुएशन ये बन सकती है श्रेया, डन। दूसरा क्या है, जो उनका हाउस है जो सेकंड हाउस है, अब उनका हाउस मतलब क्या है यहाँ पर हमारे केस के अंदर राज्यसभा। क्या राज्यसभा अर्पित मयूर स्वतंत्र है बिल्कुल कि बिल के वो चाहे तो 125 के प्रोविजंस जो पूरे के पूरे जब फर्स्ट हाउस ने उसको सेंड करे थे उसको पूरा हटा के अपने ना 125 या 130 दे डाले? बताओ। नहीं हो सकता है ना, उसको अमेंडमेंट एक बार बताओ, अगर वो चेंज करेंगे तो अमेंडमेंट कर सकता है ना वो। भाई सेकंड हाउस भी यहाँ पर पावरफुल है, क्योंकि मयूर एक चीज़ मत भूलना, अभी जो टॉपिक चल रहा है आप लोग उससे डिविएट बिल्कुल मत हो ना। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं श्रेया ऑर्डिनरी बिल्स का प्रोसेस। यहाँ पर अगर लोकसभा के पास अगर स्ट्रेंथ इस बिल को एक्ट बनवाने की 50% है ना, तो राज्यसभा को भी हमने कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जैसा कि श्रेया ने बोला, श्रेया राज्यसभा को इग्नोर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो दूसरे केस में क्या है, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स, या फिर अगर उसको कुछ पसंद नहीं आता ना तो मयूर, अब ये वाली बात तो बोलना बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं रहेगी प्रदन्या कि 125 के प्रोविजंस को उसने पूरे ठुकरा दिया और अपने ही नए दे डाले। तो ऐसा ना करते हुए इतनी अमेंडमेंट्स तो देखो बहुत ही ज़्यादा फिर वैसी हो जाती ना, प्रेसिडेंट भी सोचेगा कि लोकसभा ने तो कुछ और ही फॉर्मेट और इंटेंशन से बिल इंट्रोड्यूस करा था, एंड श्रेया राज्यसभा ने उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही बदल के रख डाला। लगेगा ना राष्ट्रपति को। तो ऐसे केस के अंदर होगा क्या पे, जो पहला हाउस है उसने जो भी बिल दिया है सेकंड हाउस को, जो भी टेक्स्ट लिखकर प्रोविजंस लिखकर, सेकंड हाउस उसके अंदर कुछ ना कुछ राज्यसभा, फॉर एग्जांपल हमारे केस में अगर एग्जांपल में डिस्कस करें, लोकसभा से बिल आया था राज्यसभा के पास आया है, तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स के साथ उसको सेकंड हाउस पास कर सकता है। और सेकंड हाउस को अगर बिल पसंद नहीं आ रहा श्रेया, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो क्या करे? तो दूसरी सिचुएशन ये बनती है, नहीं रिजेक्ट नहीं, पहले हाउस को बोल सकता है एक बार ये फिर से रिकंसिडर कर लो जरा। मतलब आप ये मान लो कि अगर ये सिचुएशन 2 है ना श्रेया, तो इसके 2 पार्ट है, सिचुएशन 2 का पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, क्या पहले हाउस को दे दो रिकंसिडर करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिकंसिडरेशन में क्या ज़रूरी है क्या जो पहले हाउस के पास जो वापस गया है जो ये बिल, वो मानेगी रिकमेंडेशन को? और ना माने तो? हाँ, ना माने तो कौन सी सिचुएशन बन जाएगी ये? डेडलॉक। इस डेडलॉक की सिचुएशन को तोड़ने के लिए ज़रा मुझे रास्ता बताओ ज़रा श्रेया, क्या करना पड़ेगा मुझे? वेरी गुड। और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? और जब वो जॉइंट सेशन अगर होगा तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? वेरी गुड। तीसरा ऑप्शन, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर। श्रेया ये वो यहां पर है वो वाली बात, रिजेक्शन वाली। अगर बिल रिजेक्ट हो गया तो हाँ, लेकिन अब मैं इसी से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब बताओ श्रेया जी, आप ये दोबारा रेस करना पड़ेगा, जो अगर ये बिल आप ये कह रहे हो ये तो खत्म हो गया, दोबारा रेस करा जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड हाउस फिर उसे रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा?
है ना, कि नहीं रिजेक्ट ही करेगा हमेशा वो, है ना। तो पता है क्या होता है प्रदन्या, जब बिल रिजेक्ट हो जाता है ना सेकंड हाउस के द्वारा, तो यहां पर जनरली क्या कोशिश करी जाती है, यहां पर क्या कोशिश करी जाती है कि जो बिल है वो सेम सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होता है अर्पित जनरली, क्योंकि अर्पित को टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सेम सेशन में नहीं होता है। इसका मतलब पता है क्या श्रेया मान लो कि गर्मियों में तुम्हें, या सर्दियां मान लो, जो मर्जी मान लो, कौन कौन से सेशन होते हैं, समर सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। सर्दियों के दिनों में किसी लड़के ने तुम्हें प्रपोज करा, तुमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, तुमने बोला मुझे मेरा दिमाग खराब रहता है सर्दियों के अंदर, तू बाद में आई हो। अब बाद में आई हो अगर वो अगले दिन ही पहुंच गया प्रतन्या, तो कोई मतलब नहीं बनता। एक हफ्ते बाद पहुंच गया तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि श्रेया के लिए चल रही है सर्दियां। अब वो अगर आपको अप्रोच करना चाहे तो उसको आना चाहिए गर्मियों के अंदर या बारिशों के दिनों के अंदर, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या? हाँ, तब भी मना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है। लेकिन ये हो सकता है ना श्रेया के मौसम परिवर्तन हुआ तो क्या पता इंसान की जो आपकी जो मेंटालिटी उसको लेकर, क्या पता वो भी परिवर्तित हो जाए। प्रधान ने तो पहले ही सोच रखा रिजेक्ट ही करना, कोई सा भी मौसम हो। चौथा ऑप्शन, ये चीज सबको समझ में आई? पहले बताओ यहां तक 3 ऑप्शन समझ में आए अच्छे से? चौथा, इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीपिंग द बिल पेंडिंग। अब यार ये वाली चीज ना बहुत खतरनाक हो जाती है अर्पित। आप जानते हो कि सिर्फ इस हरकत की वजह से ना बड़े सारे बिल बहुत सालों से हमारे देश में पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि इसके लिए फर्दर कोई प्रक्रिया ना इतनी ठोस नहीं है मयूर भाई। सेकंड हाउस ना ये जो अपने पास बिल को रखा हुआ है, तो श्रेया इसे इंटरप्रेट कैसे करा जाएगा कि क्या हो रहा है? सेकंड हाउस बेसिकली क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? टाइम मांग रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऊपर चलता हूं मैं जरा हेडिंग पे। प्रधन्या, ये बिल है कैसा? ऑर्डिनरी बिल। यहां आंसर करने की कोई डेडलाइन है क्या? तो आपने अगर बोला प्रधन्या उससे, बंदे से, तू गर्मी चली, तू फिर आ गया, तो वो ये बेचारा ये सोच रहा था, वो वेट कर रहा है आपका कि कोई डेडलाइन थोड़ी ना दी थी मोहतरमा आपने कि 84 दिनों के अंदर ही आंसर करके दिखाऊंगी मैं तेरे प्रपोजल को। अगर तब तक हुआ तो हुआ, वरना नहीं हुआ। हाँ, वो चीज तब हो सकती है मयूर कि जब ये मनी बिल हो, तब कितने दिन का समय निर्धारित होता है सेकंड हाउस के लिए? 14 डेज। लेकिन ये 14 डेज की डेडलाइन हमेशा किसके लिए होती है? कौन से हाउस के लिए? राज्यसभा। तो यहां पर पता नहीं, ऐसा मान लो कि लड़का कह रहा है आपसे शादी भी करेगा और दहेज भी लेगा, तो 14 दिन का नोटिस पकड़ा दिया आपने उससे कि तू डिसाइड कर ले भाई, तेरे पास 2 हफ्ते हैं, वरना मैं किसी और की हूँ फिलहाल। तो इफ द सेकंड हाउस, लेकिन हम वापस ऑर्डिनरी बिल पे आते हैं, अपना दिमाग अभी मनी बिल पे लेकर मत जाना, वापस सब लोग ऑर्डिनरी बिल पे अपना दिमाग ले आओ। अच्छा, मुझे क्या बताना अर्पित, ऑर्डिनरी बिल कौन से हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है? किसी भी हाउस में यार। हाँ, अगर वैसा हुआ तो यहां से वहां चला जाएगा। राज्यसभा के अंदर कोई भी एक जो प्राइवेट मेंबर होता है वो इंट्रोड्यूस कर देता है। हाँ, नहीं, वो नहीं, उसकी इतनी पावर नहीं होती उसकी। पता है क्या होता है जनरली? मैं एक बात बताऊं आपको यार, जो सेकंड हाउस होता है ना, हम सब जानते थे, घर पे देखो थ्योरेटिकली कुछ भी लिखा हो, ये सेकंड हाउस ना थोड़ा सा शांति बैठता है इन सब मामलों में।
क्योंकि वो जानता है जहाँ जनता के प्रतिनिधि है ना, रियल पावर वहीं से फ्लो कर रही है देश की। वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वो बस वो पता क्या है, जैसे श्रेया उस दिन नहीं पढ़ा रहा था मैं, शोशाबाजी करने के चक्कर में कि भाई मेरा नाम हो जाए, मैं भी एक टाइम पे एमपी था, कोई जान जाए कि हाँ भाई ये पर्सन भी एक बिल लेकर आया था। और ऊपर से सबसे बड़ा कलंक तो उसके ऊपर तब होता है फिर जब वो निर्दलीय हो। भाई वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाहवाही तो बटोरता रहता है मरते दम तक, लेकिन उसके बियॉन्ड उसे कोई नहीं जानता देश के अंदर। मुझे ज़रा आप लोग 55 800 एमपी होते ना, 55 एमपी के भी नाम बता सकते हो नॉन स्टॉप? नहीं होता यार, अपने एरिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं पता होते हैं हम लोगों को। तो इफ द सेकेंड हाउस पासिस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, इसलिए अर्पित यहाँ पर नहीं लिख रखा है पता है किसी हाउस का नाम, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है। यहाँ बिल कहीं से भी फ्लो कर कहीं पर भी जा सकता है, मतलब बर्थ लेकर कहीं पर भी फ्लो हो सकता है। इफ द सेकेंड हाउस पासिस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, कोई उसने अमेंडमेंट प्रपोज नहीं करी, और फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकेंड हाउस, तो बिल को ऐसा समझा जाता है कि बिल दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। कंडीशन फिर से समझ जाओ, सेकेंड हाउस ने कोई आपत्ति नहीं जताई विदाउट अमेंडमेंट, या उसने जो अमेंडमेंट प्रपोज करे थे, अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद जो उसने पहले हाउस को जो बिल थमा दिया, और फर्स्ट हाउस ने बोला ठीक है यार बिल को पास करवाना है, 125 प्रोविजन हमने डाली थी, वो कह रहे हैं कि 25 को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मोल्ड कर दो, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं इनकी भी बात। फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर ली उन सारी अमेंडमेंट्स को जो कि प्रपोज करी थी सेकेंड हाउस ने, ठीक है। द बिल इज अज्यूम्ड डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस, और उसके बाद वो किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास फॉर हिज सिग्नेचर एसेंट। अच्छा, अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो किसके पास जाएगा इस साइन होने के लिए? अरे नहीं पगली, वेट करा जाएगा तब तक। साइन नहीं करेगा प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी देश में, कोई नहीं भाई, चाहे वो टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हो, कोई उसको बोला जाएगा नया राष्ट्रपति आ जान दो, क्योंकि बीपी तो सबसे खतरनाक आंसर है आपका। बीपी मयूर क्या है अपने आप में? हाँ, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वेट करा जाएगा, वेट कि राष्ट्रपति, हाँ कि राष्ट्रपति आ जाए, नया नियुक्त हो जाए, नए चुनाव हो जाए, उसके बाद तब तक वो होल्ड करके रखो, क्योंकि अगेन राष्ट्रपति को साइन करने के ऊपर श्रेया कोई निर्धारित समय नहीं है। अभी हम देखेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के अंदर, वो भी पॉकेट वीटो बहुत कुछ कर लेता है, वो भी लटका देता है कभी कभार बिल को। और साइन कब तक करना है इसके लिए भी कोई निर्धारित समय नहीं होता 95% केसेस के अंदर। तब मयूर पता लगता है कि भाई साहब आप आते ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखते हो, बाकी टाइम आप एक दो फॉरेन देश घूमते रहते हो, तो आप बिजी किस चीज़ में जो साइन नहीं कर रहे बिल को? समझ गया श्रेया? ऑन द अदर हैंड, इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट, अब देखना अमेंडमेंट जो थी जरूरी थोड़ी ना प्रधान ने एक्सेप्ट कर लेगा वो पहला हाउस। हम अपना एग्जांपल लेकर चलते हैं श्रेया, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। हमारा पहला हाउस लोकसभा था हमारे एग्जांपल में, और राज्यसभा सेकंड हाउस था। लोकसभा ने रिजेक्ट कर दी अमेंडमेंट्स जो कि राज्यसभा ने सजेस्ट करी थी, ठीक है, या फिर राज्यसभा ने बिल को ही रिजेक्ट कर डाला ऑल टुगेदर, या फिर राज्यसभा ने कोई उस पर एक्शन ही लिया 6 महीनों तक। अब देखो ये आपको टाइम दे रखा है। एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगी एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगी इन 3 सिचुएशंस के अंदर। हमें जानने को क्या मिला? सिचुएशन ऑफ डेडलॉक को बर्थ लेने के लिए सेकंड हाउस उस पर कब तक कोई डिसीजन ना ले तो उसको डेडलॉक मान लिया जाएगा। हाउ मच टाइम? 6 मंथ्स। अब एक बात बता देता हूं मैं, ध्यान से समझना प्रधान इस बात को। मैंने पास में भी रिपीट कर रखी है मयूर अर्पित आप लोगों के सामने, लेकिन श्रेया प्रधान आप लोग तब नहीं थे, मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। प्रधान्या, श्रेया एग्जामिनर ना बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करेंगे, संविधान में जो लिख रखा है ना श्रेया, उसको कट टू कट वर्ड टू वर्ड वही माना करो जो संविधान निर्माता लिख कर गए हैं। अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन मत देने लग जाना, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन मत देने लग जाना। इस चीज को प्रूव करता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 6 महीने कितना समय होता है प्रधान्या?
प्रधन्य को बोलने दो एक मिनट। 6 महीने कितने दिन होते हैं प्रधन्य? नहीं, थप्पड़ मारो अपने अपने सब लोग। 6 महीने 180 दिन होते हैं। मैं तो काउंट ही नहीं कर रहा, मैं तो जुलाई से मान रहा हूं, मैं तो सितंबर से मान रहा हूं 6 महीने। मैं तो ऐसे करूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैं तो ऐसे मान के चलूंगा 6 महीने। ये कहां लिख रखा है इसके आगे? श्रेया समझने की कोशिश करो। ईयर, बिफोर अ ईयर, आफ्टर अ ईयर। 6 महीने तो 6 महीने है ना, चाहे मैं फरवरी से काउंट करूं, मार्च से काउंट करूं, मैं दिसंबर से काउंट कर रहा हूं। बोल लो क्या कर लोगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी भी इसको 180 डेज मत एज्यूम कर लेना श्रेया, ब्लंडर हो जाएगा। और ऐसा खेलेगा एग्जामिनर, मैं बता रहा हूं। आपके दिमाग में क्या आएगा? हाँ वही 6 मंथ ही तो है। इसमें एक बारी मैंने लात खाई थी ऐसे एक क्वेश्चन में, हालांकि वो टेस्ट सीरीज बहुत फैक्चुअल थी, इनसाइड की नहीं आता है ऐसा कभी क्वेश्चन, लेकिन यार एक कम से कम एक कुछ सीखने को तो मिला मुझे कम से कम इस चीज़ से। चलिए देखो, है कि नहीं, जोरदार चीज़ है कि नहीं है, बताओ। अभी तक हम 6 महीने को 180 दिन मानते हैं ना, कभी मत मानना, रियल लाइफ में भी नहीं होते 6 महीने 180 दिन। कैलकुलेट करके देख लेना चाहे भले ही, क्योंकि आपके दिमाग में जाएगा हम तो अच्छे बच्चों की तरह जनवरी से काउंट करना शुरू करते। क्यों भाई? तुम जिस महीने में अभी बैठे हो, हाँ वहां से 6 महीने नहीं हो सकते क्या? ये क्या दे देंगे? यही लाइन दे दी, इट डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 180 डेज। हो गई लाइन गलत। आपको लगेगा सही तो है स्टेटमेंट पूरी? नहीं नहीं नहीं, ये ना लिख कर मैं कह रहा हूं कि ये लिख देंगे 180 डेज। आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग लर्निंग होगी, आप कहोगे हाँ 6 मंथ्स मैंने पढ़ रखा है। फ्लो में दिमाग, भाई इतने सारे सब्जेक्ट, इतना कम टाइम, जल्दी जल्दी पेन वो करने, गोले भरने हैं, ठीक है। दिमाग इतना कुछ कहाँ सोच पाता है। मैं तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी कर रहा हूँ ना श्रेया प्रधान, समझ रहे हो? ये फंडा मैंने निकाल रखा है इसका, क्योंकि मैंने गलती कर रखी है एक बारी इसके ऊपर। मैंने कहा भाई सब कुछ तो ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज फाड़ने लगा इतनी देर में मयूर बैठ के। मैं अगर गलत प्रिंट कर रखा है, उन्होंने मेरी नॉलेज पे शक कर रहे हैं साले। पीछे मुड़ के देखा तो उसमें लिख रखा था बोल्ड कलर में, बोल्ड जो ब्लैक जो बोल्ड करते थे लोग टेस्ट सीरीज में, जो कीवर्ड्स होते हैं कि 6 मंथ्स आर नेवर इक्वल टू 180 डेज। ठीक है श्रेया, इसको याद रखना। और श्रेया इसका स्टिकी नोट लगा लेना लक्ष्मीकांत के नोट्स पे, जो सबसे पहला चैप्टर के नोट्स बनाए हो वहां पर हमेशा। और इस चीज को हमेशा श्रेया हर चैप्टर के स्टिकी नोट में, इंट्रोडक्टरी नोट्स पर, जो भी उस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी नोट्स, जैसे मैंने मान लो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 आपने लिखा, जो पहला पेज होगा उस पर लगा लेना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद अ डेडलॉक इज सीम टू हैव टेकन प्लेस। टू रिजॉल्व द डेडलॉक, हमें पता है प्रेसिडेंट जो होंगे वो जॉइंट सेशन को समन कराएंगे दोनों हाउसेस के। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं जॉइंट सेटिंग के अंदर, वो अप्रूव कर देते हैं बिल को, बिल पास हो जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेटिंग बुलाई है, प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेटिंग बुलाई है। अब वहां पर जॉइंट सेटिंग के अंदर जितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, वोट कर रहे थे, ये उस जॉइंट सेटिंग में, ये ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। अगेन माइंड को पूरा रेडी रखना है ऑर्डिनरी बिल की डिस्कशन के लिए, ठीक है। और ये बिल हो गया वहां पर पास, ठीक है। अब प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद है जॉइंट सेटिंग में, तो अर्पित उसी टाइम सिग्नेचर कर देंगे वो। पास तो हो ही गया ना उनकी आंखों के सामने। जॉइंट सेटिंग का क्या प्रोविजन होता है? क्या आप में से कोई कुछ सोच सकता है इसके बारे में? जॉइंट सेटिंग में आपको हिंट दे दे रहा हूँ श्रेया, प्रेसिडेंट ने बुलाई है अभी, ठीक है, दोनों हाउसेस को रेडी करवाया, प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद है, उनके सामने बिल पास हो गया। क्या वो टाइम लगाएंगे बिल्कुल भी फालतू का कि अब मैं सिग्नेचर ना करूं, वो ना करूं? खुद ने बुलवाई है, मैं ये भी रूल बता रहा हूं, खुद ने बुलवाई है जॉइंट सेशन। भाई मैं 2 लोगों का पैचअप करवाना चाह रहा हूं, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम मिल गए चलो ठीक है, तुम दोनों मेरे दोस्तों, मैं कन्यादान करूंगा तुम्हारा बैठ के शादी में, करो तुम, गले मिलो, पैचअप करो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एम्पर धन्या जैसे ही उनमें से इधर उधर हुआ, मैं फिर भड़काना स्टार्ट, अच्छी नहीं है, छोड़ दे इसको। तो ये क्या बात हुई? मतलब जब बुलाने वाला ही प्रेसिडेंट है, तो बताओ क्या सोचते हो उसके बारे में श्रेया? टाइम लगाएगा मयूर?
कर देगा ना साइन, मतलब श्रेया आराम से, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। नहीं इसके, हाँ वो तो प्रोसीजर नहीं है, वही तो, इसके लिए कोई टाइम थोड़ी ना है कि साले तूने बुलाया था, मतलब वो मुझसे मयूर, वो मुझसे थोड़ी ना कहेंगे तुमने अपने घर पे बुला के दिमाग पैचअप करवाया, तुम ही भड़का रहे हो। पता चला वो पैचअप करके गए, किसियाँ विसियाँ करके गए, बाहर मैंने दोनों को निकाल दिया, रोड पे जाके चप्पल लात कर रहे हैं एक दूसरे से। वो तो सोचे प्रदन्न के इसके घर ना जाते, इससे बैठे तो रिलेशन तभी चल रहा था इससे मिल लिए और खराब हो गया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई श्रेया? आई होप सब कुछ ठीक चल रहा है श्रेया भी कह रही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने बुलाया तो है, मैंने देखा है, उसने पास कराया था अपनी आंखों के सामने, ऐसे कैसे नहीं करेगा साइन। वही तो लास्ट स्टेज है असिस्टेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनली प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अब श्रेया साइन कैसे करेंगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे लगा मोर पंख जो है इंक में डुबाएंगे हैरी पॉटर की तरह और फिर साइन करेंगे। ये भी बता दो फिर लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से, या पैर से, या कहीं और से। तो आफ्टर एवरी बिल बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, ईदर सिंगली और एट जॉइंट सिटिंग। अच्छा, सिंगली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगली? सिंगली वैसे कोई वर्ड नहीं होता है, इन्होंने फालतू लिख रखा है, सिंगल टर्म्स में होता है वैसे वो, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कभी देखोगे ना तो ये सिंगली वर्ड नहीं होता वहाँ पर ही होता है इंडिविजुअल हाउसेस के द्वारा। हाँ, इंडिविजुअल हाउसेस के, सिंगली विंगली कोई वर्ड नहीं होता। हाँ बताओ इसका मतलब क्या है? सिंगली का मतलब क्या है? हाँ मतलब नहीं, इसका वो मतलब नहीं है। देखो, जॉइंट सिटिंग कब बुलाई गई थी? वेरी गुड, सेपरेटली। जॉइंट सिटिंग तब रखी गई थी मयूर, श्रेया, जब कलेश हुई थी दोनों हाउसेस के बीच में, है ना, डेडलॉक। अगर डेडलॉक नहीं होता तो सेपरेटली दोनों हाउस पास कर देते ना और फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता। ये और जो वर्ड बीच में है, येलो से मार्क कर रहा हूँ, और जो वर्ड बीच में इसका मतलब ये पहली सिचुएशन इस और के लेफ्ट साइड में जो सिंगली लिखा हुआ है, यानी कि वो विदाउट कलेश राष्ट्रपति के पास जा रहा था। और के बाद जो ज्वाइंट सिटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रधान है वो कलेश के बाद जा रहा है ना। कलेश को निपटवाया किसने? अगर वो ना हो निपटवाने के लिए तो अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग कोई और बुला सकता है क्या? तब तक नहीं। हाँ, तब तक नहीं, जब तक प्रेसिडेंट नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग के बाद सिग्नेचर करा जाएगा क्या श्रेया प्रेसिडेंट के द्वारा? श्रेया, ये हमारे टेरेस की पार्टी थोड़ी ना है है ना, कि अगर आपको किसी ने बुलाया कि मेरे बर्थडे पे आना तो केक कटेगा ही कटेगा। श्रेया बैठी हुई केक कटेगा, सब में बर्थडे का टेस्ट तो बहुत लग रहा है यार, थोड़ा सा दे दो आंटी आज ही खा के जाऊंगी क्योंकि बर्थडे पार्टी आज ही है प्रेसिडेंट के लिए। अगर भले उसने ज्वाइंट सेशन में आज कलेश रिजॉल्व करवा दी है, कलम ज़रूरी नहीं है कि आज ही चलाएगा वो अपनी, ठीक है। तो इट इज़ प्रेजेंटेड टू, हाँ बताओ करने को कुछ भी कर सकता है वो। जैसे ही पास हुआ, सोचो ज़रा, फटाफट पेपर खींच लिया उसने, ला इधर दे, और साइन करने की एक्साइटमेंट इतनी, इंक गिरा ली अपने ऊपर। होने को कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कानूनी प्रक्रिया की, संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो इसको देखते हैं। सिंगली या ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा कैसे भी पास हुआ हो, इट इज प्रेजेंटेड टू द राष्ट्रपति फॉर हिज एसेट। यानी कि अभी अगर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर मयूर लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई भी बिल पास करते हैं तो वो किसके पास जाएगा? हाँ, वही मैं नाम जानना चाह रहा था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास ना 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये करो श्रेया, वैसे तो सांस और सूसू लेने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकता मन से, लेकिन यहाँ पर जब चॉइस मिल जाए किसी को, वो ये बात है मयूर, है ना, पावर
किसी के पास थी नहीं लेकिन पावर मिल जाए तो फिर पर्सन का मन करता है बार्गेनिंग करने का। तो ही और शी में गिव हिज एसेंट टू द बिल, यानी कि साइन कर देंगे सिंपल तरीके। जैसे ही साइन करा तो क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। मैं आपसे ये वाली बात जानना चाहता हूं, जरा सोच समझ के जवाब देना इसके ऊपर। यहां पर एक वर्ड लिखा रहता है एसेंट, है ना, कि प्रेसिडेंट हमेशा एसेंट देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यहां पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर देते हैं जनरली, हमेशा आप कभी भी देख लो उठाकर, हर एक एक्ट के ऊपर आपको नीचे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलेंगे, पेन से चले हुए, जेल पेन, बॉल पेन, ब्लू पेन, कोई भी पेन हो मिलेंगे। क्या यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर थंब इम्प्रिंट की भी सुविधा है क्या? अंगूठा लगा दे तो चलेगा? बताओ भाई, लवासना जाना है तुम लोगों को यार। सोच, और श्रेया बैठ के सोच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या शर्म नहीं आती कि बताना नहीं है? अच्छा, पक्का लॉक कर दीजिए आपके इस आंसर को। नहीं नहीं, तुम वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, तुम अपना बात बताओ तुम। आपको क्या लगता है, क्या लॉक कर सकते हैं? पक्का? अच्छा, और मान लो कि कोई टैबलेट है या कोई फ़ोन है, जैसे अमेजन का कभी कभार पार्सल वाला होता है और कोई महंगा प्रोडक्ट होता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर करवा लेता है, डिजिटली सिग्नेचर हो सकते हैं? अरे श्रेया, पेट्रोलियम मिनिस्टर, आप तो बताओ कम से कम। नहीं नहीं, आप राष्ट्रपति को बताओ भाई, हम जनता छोड़ो, राष्ट्रपति बताओ। अरे सब अलाउड है भाई, सब अलाउड है, सिग्नेचर है यार उसके यार। आप सिंपली श्रेया मुझसे ये जवान लड़ाओ कि दीपांग अगर यहाँ पर बिल अगर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है, यहाँ सिग्नेचर का कॉलम है, उसने साइन करा, बन गया। पेपर है, कोई पन्ना है, कागज का टुकड़ा है, अंगूठा लगाया तो बन गया। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, सुना होगा अर्पित आपने उनके बारे में, कौन सी क्लास तक पढ़े थे? 3rd 4th तक। मतलब जनरली मुझे नहीं पता करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसे पर्सन को हम लोग अंगूठा छाप कह सकते हैं अर्पित, क्या नहीं कह सकते? अंगूठा छाप देखो कोई बुरी बात नहीं होती है, कोई गाली नहीं होती है। पर्सन पढ़ा नहीं हुआ है, कलम चलाना नहीं जानता है, सीधी लकीर नहीं बना सकता कागज कलम पर इस्तेमाल करके, उसको कहते हैं अंगूठा छाप। अंगूठा छाप कोई बुरी बात थोड़ी, वो बुरी बात थोड़ी ना होती है। मैं खुद अंगूठा छाप हूँ, आज तक नहीं आता मुझे कुछ भी, सीख रहा हूँ, लर्निंग के प्रोसेस में हूँ। तो ये सारी चीज़ अलाउड है, ठीक है। उसके बाद शी और ही में विदहोल्ड इज एसेंट टू द बिल। अब प्रधन्य है तुम्हारी वाली हरकतें, हाँ ठीक है देखा जाएगा, मैं तो नहीं कर रही साइन। मैडम कितना टाइम? मुझसे रमेश बात कीजिए, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है कितना टाइम। आपका कोई अधिकार नहीं बनता मुझसे टाइम पूछने का कि कितने टाइम में रिप्लाई मिलेगा आपको। और प्रधन्य तो पता है तुम हो भी ऐसे, तुम्हें कोई ऑफर वगैरह प्रपोज करे ना, वो बंदा पूछ के जाए अच्छा आप कितने दिन में बता दोगे? प्रधन्य 10 साल वेट करवा ले उसके। तीसरा ऑप्शन अर्पित, प्रेसिडेंट जो है, अच्छा ये याद रखना श्रेया, है ना, शी और ही दोनों होता है ना, ये कभी भी ऐसे मत लिखना, मैंने तरीका मैं अक्सर रिपीट करता हूँ आपको, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। शी और ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट जब रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेजेगा, कौन से हाउस को सबसे पहले भेजता है? भेजने के टाइम पर कौन सा हाउस, भले ही ऑर्डिनरी बिल है ये, भेजने के टाइम पे सबसे पहला हाउस कौन सा होता है प्रेसिडेंट के द्वारा?
चलो आप कह रहे हो जहाँ से पहले आया था, ठीक है। और मतलब आप ये कह रहे हो जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर। चलो ठीक है। अब बाकी कोई, सब लोग मयूर की बात से एग्री करते हो? अरे भाई, दोनों हाउसेज हैं यार, एक एक करके नहीं भेजा जाता रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि अब तो आपसी सहमति से हो गया ना उनका पास पूरा। हाउसेज के बीच में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं अब तो। अच्छा एक बात बताओ प्रधन्या, इसने ज्वाइंट सीटिंग करवा दी, कलेश ने बंटवा दिया, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग में खुद इन्वॉल्व था ये, इसी ने अर्पित खुद बुलाया था दोनों हाउसेज को। अब ये ज्वाइंट सीटिंग से पास करवाने के बाद दोबारा बोल सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? मतलब प्रधन्या समझ रहे हो वही वाली बात, मैंने घर पे बुला के पैचअप करवाया, जाते जाते मैं उनसे बोल रहा हूँ यार सच में तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है? पक्का देख लो यार, रोज रोज तो अपने घर नहीं बुला सकता मैं फिर पैचअप के लिए। तो बताओ, क्या ज्वाइंट सेशन के बाद भी श्रेया ये बोल सकता है रिकंसिडरेशन के लिए? क्रॉस फिंगर कह के पता है लोग आंसर करते पर तुमने पता है क्या? जुआ खेल लेते हैं इस पे। वो तो बताओ बताओ क्या होगा श्रेया अर्पित? तो जॉइंट सेटिंग काय को करवाया फिर इसने यार? हाँ सही बात, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ जॉइंट सेटिंग का पूछा है। जॉइंट सेटिंग में रिकंसिडरेशन का प्रोविजन अलाउ है? नहीं ये देखो, नहीं मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ। बिल रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए और मैंने यहाँ पर कंडीशन ला दी जॉइंट सेटिंग से आया था। अब जॉइंट सेटिंग से पास होने के बावजूद भी रिकंसिडरेशन को भेज सकता है क्या? चले ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चलो अगर वो मौजूद भी था, उसने सब कुछ सुना भी है, वो जानता है कि क्या किस चीज़ को लेकर डेडलॉक था, क्योंकि प्रेसिडेंट भी एक्चुअली ना थोड़ा क्या मतलब पूरा मुद्दा उसको पता होता है। लेकिन एक्चुअली एक चीज़ मत भूलना आप लोग, ज्वाइंट सिटिंग के अंदर प्रेसिडेंट मौजूद है। क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो यहां पर लोकसभा का स्पीकर है, प्रक्रिया वो देखेगा। ज्वाइंट सिटिंग के बावजूद भी भाई, ज्वाइंट सिटिंग कोई हैवी वर्ड थोड़ी ना है सिचुएशन के अंदर कि ज्वाइंट सिटिंग आके तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। अच्छा भेज दिया, अब रिकंसिडरेशन में क्या हाउस चेंज कर सकते हैं प्रेसिडेंट के सुझाव को? मतलब सुझाव तो कुछ दिया नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कोई सजेशन तो दिया ही नहीं, लेकिन क्या रिकंसिडरेशन के बाद कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसमें डिपेंड करता है। और ना करें तो नहीं, अब पहली बार गया वापस, अब कहाँ जाएगा? नहीं करा उन्होंने कुछ भी चेंज, नहीं करा रिकंसिडर। नहीं दोनों हाउसेस कंबाइंड बोला तो मैंने अभी, इन्होंने कुछ रिकंसिडर नहीं करा। अब ये किसको भेज देंगे बिल वापस फिर से? और प्रेसिडेंट फिर ये श्रेया से खेल सकता है, तुम सामने बैठो मैं सामने बैठो, कैचम कैच खेलते हैं, आ जाओ, फिर वापस फिर मेरे को, फिर वापस फिर मेरे को। देख कितनी डोमिनेट है मयूर, देख रहे हो? मतलब ये तो सच में इमेजिन करके नहीं अब तो तेरे को बॉल पास करनी पड़ेगी। तो ऐसा कितने बार अलाउ होता है? एक ही बार। दूसरी बार क्यों नहीं श्रेया? और प्रोसीजर श्रेया देख रहे हो, फिर उसने भावना में बह गई कि टाइम नहीं इतना किसी के पास। जब दूसरी बार उसको आया नहीं, फिर साइन ही करना पड़ेगा। तो ये नहीं, पर देखो प्रेसिडेंट का कभी भी ये पर्पस नहीं होता, ऐसा मत सोचना, ठीक है, कि उसको टाइम वेस्ट करवाना है। मयूर ऑप्शन सेलर थोड़ी ना है प्रेसिडेंट, ठीक है। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पर कोई वो थोड़ी ना कर रहा है, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट थोड़ी ना खोल के बैठा हुआ है यहाँ पर। वही
प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट का मकसद यही है वैसे पता है कि जितने एक्ट बन सकते हैं बन जाए। अच्छा, प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा नफरत किस चीज़ से होती है? कौन सी कानूनी प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा नफरत होती है? हाँ, आप कहोगे कि आप ये क्या कह रहे हो, आपको कैसे पता? मैं सच बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा नफरत उस चीज़ से होती है और फिर भी उससे वो वाला काम करवाया जाता है। अरे नहीं नहीं ऑर्डिनेंस खैर फांसी देना वही तो अर्पित मुझसे कम इम्प्रेस हुआ करो तुम नहीं नहीं ऑर्डिनेंस ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस में कौन सा स्टेप स्किप हो जाता है लॉ मेकिंग का? नहीं, आप बोलो श्रेया। वेरी गुड। दोनों हाउसेज जो कि बने ही देश में, उनका अस्तित्व ही इस चीज़ के लिए है, कानून बनाना। लॉ मेकिंग ही स्किप हो जाता है जिन घरों से वो पास होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनेंस को कितने बार रिन्यू करा जा सकता है एक प्रेसिडेंट के द्वारा? मैं ड्यूरेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि इतने से बार एक्सपायर हो जाएगा, मतलब मैं मैक्रो लेवल पे जाके पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कितने बार रिन्यू करा जा सकता है ऑर्डिनेंस? ना मतलब ऐसा नहीं होता कि अकाल तक चलता रहे पूरा का पूरा, कि एक बार लॉ बन गया वो बन गया, ये एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि रिन्यू कितने बार करा जा सकता है इसको? वो तो चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में अभी बात ही नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूँ कितने बार रिन्यू कर सकता है प्रेसिडेंट, बार बार इसको कितने बार एक्ट बना सकता है? अरे कितने बार मेरी माँ, कितने बार, कितने बार? अनलिमिटेड टाइम, ये बोलो ना सीधा। तो इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट and it is placed on the statute book. What is this statute book? Law book. अगर प्रेसिडेंट अपना जो सिग्नेचर है वो विदहोल्ड कर ले बिल से, it ends and does not become an act. देख रहे हो? बिल एक्ट नहीं बनता, it ends. अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए एंड दोबारा अगर वो पास कर दिया जाए दोनों हाउसेस के द्वारा विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, देख रहे हो कीवर्ड प्रेसिडेंट मस्ट, शुड नहीं लिखा हुआ है, मस्ट। मस्ट मतलब क्या, कोई कंडीशन है प्रेसिडेंट के पास अब? अच्छा, अगर प्रेसिडेंट अब सिग्नेचर ना करे तो? नहीं, ना करे तो ये कौन सी बात होती है? करना ही पड़ेगा, गर्दन पकड़ के थोड़ी ना करवा लेगा कोई। मान लो आप पीएम हो श्रेया, ठीक है, राष्ट्रपति जी की छुट्टियां पकड़ लोगी आप, हैं? बिल्कुल, प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। प्रेसिडेंट को क्या मान लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? इसलिए मैं कुछ एक्चुअली समझाना चाहता था, चलिए इसलिए पूछा मैंने ये वाली चीज़। इसको बोला जाता है, अर्पित ये टर्म सुना है? अक्सर प्राइवेट नौकरियों में यूज़ होता है ये, सरकारी अधिकारियों के लिए भी। नहीं, दलाली नहीं, अरे डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। जिस पद पर आप बैठे हो उस पद का दुरुपयोग करा है आपने। हम इसके ऊपर लौटेंगे कुछ टाइम के बाद। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में जो केस स्टडीज होती है ना, उसमें बताऊंगा बहुत बार एथिकल डायलेमा पर्सन्स को अपनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी की वजह से फेस करना पड़ता है, एंड कभी कभार एथिकल डायलेमा की वजह से डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी करनी पड़ती है। आप कोई बहुत अच्छा काम करना चाहते हो अपनी सर्विस में, जिस कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन सीनियर का इतना प्रेशर है, बॉस का इतना प्रेशर है, नेताओं का इतना प्रेशर है, या कोई प्राइवेट नौकरी भी है उधर इतना प्रेशर है कि अगर आपने वो सारी की सारी बुराई उस सिचुएशन में अगर अपने ऊपर ना ली तो आपको आपके बॉस खा जाएंगे। तो वो क्रिएट करता है डायलेमा। कैसे, वो हम बाद में जानेंगे एथिक्स में। तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही वीटो पावर होता है, वो होता है सस्पेंसिव वीटो, कि एक बार बिल को सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए देना। इस केस में जब दोबारा उसके पास बिल आया है
तो श्रेया वो क्या नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि वीडियो पावर, हाँ ये हम बाद में देखेंगे कि अलग अलग तरह की वीडियो क्या होती है, उनका नाम क्या था, वो ऑपरेशन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा, 17 है। हाँ ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों बुला लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।